नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक विशेष कॉलम में लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। भाजपा ने राउत के इस लेख पर कड़ी आपत्ति जताई और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को घेरा है। भाजपा ने कहा कि शिवसेना ने देश के शहीदों का अपमान किया है। राउत ने लेख में कहा, सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास चुनाव जीतने के लिए, सरकारें गिराने बनाने के लिए पैसा है। यदि हमारे प्रधानमंत्री को इस स्थिति में रात में अच्छी नींद आ रही है तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। भाजपा नेता विजय वर्गीय ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विशेष प्रयास किया था। राउत ने कहा कि यदि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में विशेष रुचि ले रहे हैं तो क्या होगा। राजनीतिक अहंकार के लिए मुंबई की मेट्रो को अवरुद्ध कर दिया। अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसा हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत जी ने आज अपने रोकठोक इस कॉलम में भारत में रशिया जैसे राज्य अलग होने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार का आक्षेपार्ह वक्तव्य किया है। संजय राउत जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थन करने वाली कांग्रेस और देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठे हैं, तो उनके दिमाग में इसी प्रकार का विचार आएगा। मैं उनको इतना ही कहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में देश एकात्म है, देश और सक्षम होते जा रहा है। इसके लिए इस प्रकार का फुटीरतावादियों को प्रोत्साहन देने वाला वक्तव्य करने के लिए संजय राउत जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाए, इस प्रकार की मांग मैं कर रहा हूं। तो बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर के बयान को आपने सुना और साफ तौर पर जिस तरह की बातें सामना में लिखी गई हैं उससे विवाद छिड़ना जायज था। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से संदीप जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, लग नहीं रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का हमारे देश में कुछ ज्यादा ही फायदा उठाया जा रहा है? कुछ भी लिख देते हैं सामना में। कभी कहा जाता है कि यूपी एनजीओ जैसी हो गई है, चलिए वो तो कह दिया, और आज कह रहे हैं कि हमारा देश रूस के राज्यों की तरह टूट जाएगा। देखिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी तो खैर एक कहीं ना कहीं जरिया है भी, लेकिन अब व्यक्ति की आजादी के पीछे जो कहीं ना कहीं इनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रहा है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार इसमें 10 जनपद का 10% और इसके ऊपर शरद पवार का 20% देने में असमर्थ है, और कहीं ना कहीं वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, मजबूरी में सरकार चला रहे हैं क्योंकि उन्हें बेबी पेंगुइन को भी बचाना है। तो कहीं ना कहीं वो झंझलाहट उनके बयानों में स्पष्ट दिख रही है, और से जो इस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है, और उन्हें पता है कि महाराष्ट्र से शिवसेना का पूर्ण तरीके से सफाया होने वाला है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कह रहे हैं संजय राउत जी कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो सिर्फ राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और अगर इसके बाद भी उन्हें चैन से नींद आ रही है तो वो काफी प्रशंसा के योग्य है। देखिए, मुझे लगता है कि ये उनका सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही है। आप एक चीज देखिए कि अगर सरकार का किसी भी तरीके से धन का उपयोग करके अगर सरकारें बदल रही होती, मध्य प्रदेश का जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो बाईपुल इलेक्शन में क्या हुआ? मध्य प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरीके से नकारा, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन था मध्य प्रदेश में कि गैस के बाद सरकार बनाने का, वो आज सच साबित हुआ। आप आरोप प्रत्यारोप के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जनता ने लास्ट में क्या डिसीजन लिया। और जनता आज कहीं भी आप देखिए, कहीं ना कहीं वो मोदी जी की लीडरशिप से खुश है, और मोदी जी ने जिस तरीके से गरीबों को आवास दिए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, बैंक में उनके खाते खुले हैं, और भी कई सुविधाएं दी हैं, तो कहीं ना कहीं लोग खुश हैं, और इसीलिए आज सरकारें मोदी जी की बन रही हैं। वरना बिहार में देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई है, वो कहीं ना कहीं एक गरीब वोटर की वजह से ही सरकार बनी है। तो इसलिए अब इनके लिए देखिए, कांग्रेस और पूरा विपक्ष अपनी सिर्फ राजनीति की दुकान बचाने के लिए ये नोरा कुश्ती हो रही है। जिस तरीके से ये लोग तुष्टीकरण में डूब गए हैं, ये वही शिवसेना है जो बाला साहब कहते थे कि सोनिया गांधी के आगे तो एक थर्ड जेंडर ही जाएगा। कहने नहीं चाहिए, लेकिन ये बाला साहब का टीवी में बयान है।
तो अब इस तरीके के लोग अब जो आज समर्थन लेके खुद अपने आप को बाला साहब के जो शब्द हैं उन पर साबित कर रहे हैं, ये बाला साहब के नाम पे कलंक है और बाला साहब की जो एक छवि थी कट्टर राष्ट्रभक्त की, उसको कलंकित कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उन्हें पता है कि बेबी पेंगुइन को बचाने के चक्कर में ये पूरी पार्टी खत्म कर देंगे। या फिर ऐसा मान लिया जाए कि शिवसेना को डर लग रहा है, वो जिस तरह से राज्य सरकारों को अस्थिर करने की बातें कह रहे हैं, क्या उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं महाराष्ट्र की सरकार भी बीच में ही ना चली जाए? नहीं, महाराष्ट्र में देखिए जिस तरीके से इस समय महाराष्ट्र में उठापटक मची हुई है और सरकार की वास्तव में हकीकत यह है कि हालत बहुत खराब है। मैंने कहा जिस तरीके से 10 जनपद का 10% और ऊपर से शरद पवार का जो प्रेशर है वो अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि बेबी पेंगुइन को बचाना है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, तो वो आज कहीं ना कहीं उस पर डटे हुए हैं। लेकिन अंतोगत तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े तौर पर उलटफेर होगा और शरद पवार जो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को अपने इशारों पर नचा दे, तो ये तो उद्धव ठाकरे हैं। शरद पवार को समझना उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के बस में नहीं है और वो खुद इस चीज को जान चुके हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक सबसे बड़ी गलती की है और शिवसेना का महाराष्ट्र में पतन का सबसे बड़ा कारण इनकी गलती बनेगी। दीप जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश से। जालौन में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। 50 वर्षीय अधेड़ ने महज 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र से यहां की ये घटना बताई जा रही है। 50 वर्षीय अधेड़ ने एक 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जालौन से ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला। 50 वर्षीय अधेड़ ने एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। सूचना मिलते ही मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची है। जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी शख्स है उसे पुलिस ने गिरफ्त में अपनी ले लिया है और फिलहाल वो जेल में है। और इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है, जहां वहां के ही स्थानीय 50 वर्षीय अधेड़ ने दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मयंक राजपूत इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मयंक, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बताया जा रहा है कि एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। जी, मैं बता दूं कि जनपद जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र के एक शर्मिंदगी का मामला सामने आया है, जहां एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। जब मासूम बच्ची ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को बताया तो मां बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक मासूम बच्चों ऐसी दंडियों की शिकार होती रहेंगी। मयंक, सवाल ये भी है कि जब ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तब बच्ची के परिजन कहाँ थे? किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? और ये जो आरोपी है वो कहाँ का रहने वाला है? क्या वो पड़ोस का ही है, जानकार है? तमाम जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो जिस घटना को इस व्यक्ति ने अंजाम दिया है वो पड़ोस का ही रहने वाला है और बच्ची खेल रही थी, उसको बेला फुसलाकर एक मंदिर में ले जाकर इस घटना को वारदात को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी के जालौन से ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि इस आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर एक मंदिर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आइए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। संदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं शिवसेना के उस मुखपत्र सामना के लेख के बारे में जिस पर इस समय विवाद छिड़ा हुआ है। भाजपा लगातार उसके इस सामना का जो है विरोध जता रही है, क्योंकि सामना में लिखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब इस तरह की बातें लिखी जाती हैं कि भारत टूट जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, तो क्या इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं बनती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश को तोड़ने जैसी ही बातें हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज की तारीख में अगर आप देखिए तो उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ शिवसेना ही भारत बन के रह गई है और जिस तरीके से शिवसेना टूट रही है ये उनका बयान भारत के प्रति नहीं साबित होता है, बल्कि शिवसेना के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बयान साबित होने वाला है।
और जिस तरीके से इस समय शिवसेना में भगदड़ मचने की कंडीशन हो गई है, सरकार गिरते ही आप देखेंगे 70% शिवसेना के लोग इधर उधर पार्टियों में भागेंगे। और यही बौखलाहट है जो उन्हें कहीं ना कहीं 24 घंटे वही उन्हें दिखाई देता है कि अब टूट पड़ने वाली है। और बहुत जल्द आप देखेंगे महाराष्ट्र की जनता का रुख बहुत बड़ी तरीके से चेंज हुआ है। और शिवसेना जो कहीं ना कहीं भाजपा के दम पे कुछ सीटें लेके आई थी, जो मोदी जी के नारे की बदौलत कुछ सीटें लेके आए थे, उन्हें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। संदीप जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। सैफ खान जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सैफ खान साहब, आप महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में है, किस तरह की बातें ये सामना में लिखी जाती हैं कि प्रधानमंत्री अगर इसी तरह से करते रहे तो रूस की तरह देश टूट जाएगा? अरे देश हमारा इतना कमजोर है क्या? कभी भी लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, कभी भी हमारा देश टूट जाता है बातों ही बातों में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि देश टूट जाएगा तो टूट नहीं रहा है क्या देश। मैं आपको बताना चाहूंगा, इकोनॉमी के लिहाज से हम पहले 4th रैंक पे थे। इकोनॉमी के लिहाज से आज हमारी इकोनॉमी ही जो है बिल्कुल मैच हो चुकी है। आज सबसे ज्यादा दंगे हमारे देश में जो है वो रजिस्टर्ड हैं। आज सबसे ज्यादा महिला हमारे देश में जो है वो सुरक्षित नहीं है। ये भारतीय देश रिपोर्ट और SHI इंडेक्स बता रहा है। आज हमारे देश में जो है गरीबी, भूखमरी जो है वो सबसे ज्यादा चरण पे है। जहां पहले 55वें रैंक के ऊपर थे, वहां आज 103 रैंक के ऊपर हम खड़े हुए हैं। आज हमारे देश पे जो है लगातार जो है गरीबी बढ़ती जा रही है, भूखमरी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 40% अब बेरोजगारी जो है, जहां फिर पहले 3.6% हुआ करती थी, आज वो 40% जो है वो रिकॉर्ड हुई है। GDP का ये हाल है कि -23.9% चली गई है, जहां वो 10.8% हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर में जो है वो 3 मरतबा हिट कर चुकी थी। तो देश तो टूट ही रहा है। तो सच्चाई वाली बात ये है, आज जब हमारे देश में लगातार भूखमरी से ज्यादा लोग मर रहे हैं, ज्यादा किसान जो है वो सुसाइड कर रहा है, लगातार जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये देश टूटने का मतलब नहीं है क्या? आज मगर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि जो है प्लेन बेचे जा रहे हैं, ट्रेन बेची जा रही हैं, किसानों के ऊपर तो ये हाल कर रखा है कि आप किसान खुद के लिए जो है उनको उस पे से रोक हटा के MSP पे से हटाया जा रहा है, और जो है स्टोरेज उद्योगपति कर सके। तो ये तो हाल इस वक्त हमारे देश का हुआ है कि दंगे जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ दंगे रजिस्टर होने। दिल्ली में 30 साल में सबसे ज्यादा खतरनाक दंगा जो है वो रजिस्टर हुआ है। तो हालात ये हैं हमारे देश के। ठीक है, बहुत संदीप अफसोस की बात है। संदीप द्विवेदी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता दूं, जिन्हें पॉवर्टी और मल न्यूट्रिशन में अंतर पता ना हो, उनके बातों का क्या जवाब दिया जाए। देखिए, ये कह रहे हैं कि आज भूखमरी से लोग मर रहे हैं। अरे सर, आंकड़ा उठा के देखिए, इस देश में पिछले 60 साल में कोई भी भूखमरी से डेथ नहीं है, और जितनी भी डेथ हुई है वो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो भूखमरी की नहीं है, वो मल न्यूट्रिशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये दंगों की बात कर रहे हैं। इंडेक्स के आंकड़े देख लें, नहीं तो आप बताएं तो मैं आपको बता देता हूं। मुझे दिक्कत ये होती है कि जब प्रवक्ता या वक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं तो वो बेसलेस बोलते हैं। ग्राउंड लेवल पे और आंकड़ों पे, इन सब चीजों पे तो वो कोई यकीन रखते ही नहीं। अपनी सरकारी आंकड़ों पे वो यकीन नहीं रखते। तो मैं उस सरकार और उस भारतीय जनता पार्टी के उन प्रतिनिधियों से या उन जुमलेबाजों की बातों पे क्या यकीन रखूं? मैं चाहूंगा आप अभी चैनल पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को खोल के भूखमरी के आंकड़े हमारे देश के जो है वो सार्वजनिक करें, और चैनल पे जो है आप। ठीक है। सैफ खान जी, संदीप जी, सैफ खान जी, संदीप जी, पहले तो एक एक करके बात करेंगे सर। दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात करेंगे ताकि आप दोनों की जो आवाज है वो क्लियर हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, इसलिए मैं आप दोनों को यहाँ रुक रही हूँ। आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, इस मुद्दे पर बहस लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मुखपत्र सामना के उस लेख के बारे में जिसमें लिखा गया है कि जल्द ही भारत जो है रूस की तरह टूट जाएगा अगर प्रधानमंत्री लगातार राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे। तमाम ऐसी बातें शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखी गई हैं जिस पर इस समय विवाद छिड़ा हुआ है और बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। दोनों मेहमान इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और सैफ खान साहब जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। संदीप जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रही थी। सैफ खान साहब ने तमाम आरोप लगाए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की स्थिति इस समय देश में बनी हुई है उसके बाद क्या लग रहा है कि वाकई में देश एकजुट रह पाएगा? कहीं ना कहीं देश की स्थिति ऐसी हो रही है कि टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये नहीं दिखता है कि 2014 के बाद से लेके देश में एक आतंकवादी घटना नहीं है। जहां 2014 के पहले आप देखिए तो शायद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ऐसा कोई शहर नहीं था जहां पे आतंकवाद की घटनाएं ना हुई हों। वो अगर क्राइम की और वो अगर आतंकवाद की बात करें तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, बेसिकली है क्या कि शिवसेना के नेताओं के लिए सिर्फ शिवसेना ही पूरा एक देश रह गया है और कांग्रेस के लिए के नेताओं के लिए सिर्फ गांधी परिवार ही एक पूरा देश बन के रह गया है और इन्हें कहीं ना कहीं इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। आज कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि अगर राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस देश के वोटर्स को नहीं समझा पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक नेता के तौर पर नहीं उभर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस देश ये 10 गड्ढे में चला गया। आप महंगाई की बात करते हैं, सच्चाई ये है कि जितना अच्छे तरीके से महंगाई को मोदी जी ने कंट्रोल करके रखा है कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। कांग्रेस हमेशा 10 जनपद के 10% के कमीशन पे के सिद्धांत पे चलती रही और उसी वजह से इनका बेड़ा गर्क होता चला गया। आज भी राहुल गांधी किसानों के साथ राजनीति करने के लिए तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां इनकी सरकारें हैं वहां किसानों को जो किसानों की मांगे हैं उन्हें क्यों पूरा नहीं करवाते। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को जानबूझ के इस देश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए इस देश की जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं और इस देश की जनता इन्हें नकार रही है। क्राइम की बात करते हैं, क्राइम के मामले में अगर आप देखिए यूपी सबसे बड़ा क्राइम कैपिटल था, बिहार सबसे बड़ा क्राइम कैपिटल था। आज कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों ने अपने आप को साबित करके देखा है कि क्राइम में काफी बड़े तौर पर कंट्रोल किया गया है। लेकिन ये केरल की बात नहीं करेंगे, बंगाल की बात नहीं करेंगे, महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, ये राजस्थान की बात नहीं करेंगे, बाकी कहेंगे यहाँ ये हो रहा है वहां हो रहा है। अरे सर, केरल की बात कर लीजिए, एपीएमसी लागू नहीं है, आपके नेता से एक बयान नहीं दिया जाता। अरे आप बंगाल की बात कर लीजिए जहां 25 लाख किसानों को उनका जो किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना चाहिए था और जो वास्तव में गरीब और शोषित और वंचित किसान था उसको नहीं मिला क्योंकि वहां के नेता को डर था कि अगर ये पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकल लॉस होगा। उस पर राहुल गांधी बात नहीं करेंगे, बाकी पूरे देश के प्रदेश पे नूरा कुश्ती करते रहेंगे। मैं फिर कहूंगा कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का ये बयान सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के परिप्रेक्ष्य में है। आज वो दौर है कि 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर को जो जानबूझ के ये लोग खुद कहीं ना कहीं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बताने की कोशिश करते थे, कांग्रेस नेताओं का इस तरीके का बयान है, आज उसको पूर्ण रूप से भारत में मोदी जी ने शामिल करके दिखाया है। आज देश को जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 70 साल में इतिहास में पहली बार इस देश का गृह मंत्री कश्मीर के आम आदमी लोगों के साथ बैठा है, वरना कांग्रेस के शासन में क्या होता था, अलगाववादियों के साथ बैठ के और उनको दलाली देके और कश्मीर के को छोड़ दिया जाता था कश्मीर के लोगों को मरने के लिए। तो ये राजनीतिक नूरा कुश्ती है और कहीं ना कहीं जनता इनसे पूरी तरीके से नाराज है और जनता समझ रही है कि इनकी दुकानें डुबानी हैं जनता को।
सर, राम मंदिर के लिए भी फिर इस बीच दो शब्द बोल ही देते जब आपने धारा 370 की बात एक बार ला ही दी बीच में। खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं इन्होंने जो बातें रखी हैं मैं उसको जरा क्लियर करना चाहूंगा। पहले राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो वो तो सुप्रीम कोर्ट से जो है आदेश मिलके जो बनाया गया है, वो हम लगातार लड़ रहे थे। क्योंकि जब हम पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लेके आए थे राम मंदिर का, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जाती थी, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के एस भंडारी जो थे और भारतीय जनता पार्टी खुद अपोज करती थी कि नहीं बनना चाहिए। ये वो पार्टी है जो साहब खुद जो है भगवान जी को, हमारे प्रधान सेवक जो है प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बोलते हैं। यहाँ योगी जी जो है भगवान हनुमान जी को एक वर्ग और एक जाति से जोड़ते हैं। खुद 180 मंदिर गिरवाने के, डिमोलिश करवाने के ऑर्डर अयोध्या में योगी जी ने दिए हैं। तो ये वो पार्टी है साहब जो रामलीला मैदान में राम का नाम हटवाने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आती है दिल्ली में। हम इनकी बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने बात की जम्मू एंड कश्मीर की। मैं ये बताना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में और हमारे पूरे देश में जितना आज तक कर्फ्यू लगा है, वो मैक्सिमम कर्फ्यू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लगा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी है, और साथ साथ में ये बताना चाहूंगा पूरे देश में टेररिज्म, इन्होंने टेररिज्म की भी बात की थी। तो मैं बताना चाहूंगा SATP के आंकड़े जरा ये देख लें, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के, कि देश में हमारे लगातार जो है ये घटनाएं और ये सब जितने भी टेररिज्म केसेस हैं वो बढ़े हैं। यहां तक कि खुद CRPF ये कहती है पिछले 7-8 साल में इतना खून हमारे जवानों का कहीं नहीं बना जब से जो है भारतीय जनता पार्टी आई है। तो सच्चाई वाली बात है कि ये जो है हवा में बात करने में यकीन रखते हैं। इन्हें कोई आंकड़ों से जो है या इन्हें जो स्टेटमेंट है उससे तो कोई मतलब ही नहीं होता। फिर उन्होंने किसानों की बात की है। अडानी 2 साल से अपना स्टोरेज यानी वेयर हाउसेस बना रहा था कि वो जो है स्टॉक कर सकें जो है सामान को जो है खरीद के। जब उसने कंप्लीट कर लिया 2 साल में 2 जगह पे अलग अलग जगहों पे प्रोजेक्ट जो है, तब जाके ये सरकार बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी जो है बातचीत के या बिना अपोजिशन के बातचीत के ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट में लेके आ जाती है। जो है ये तीनों काले कानून जो अब आप लगातार स्टोरेज अलाउ कर सकते हैं उद्योगपतियों को, जो अब खरीद के स्टोर करेंगे, उनके लिए जिनके लिए ये एक्चुअली काम कर रहे हैं, ये किसानों की बात करेंगे। और किसानों के मध्य प्रदेश में जो है इन्होंने 6 किसानों को गोलियां मारी थी और सरकार ने मना कर दिया था। वो तो बाद में चला रही है। वही सरकार है जो 2014 में ये कहती मैं आपको 50% मूल समर्थन दूंगी, मैं किसानों के लोन माफ करूंगी, और जीतने के फौरन बाद जो है ये सरकार हलफनामा जमा कर देती है कि साहब ये तो हमारी चुनावी घोषणा थी। तो हम ये उस झूठी पार्टी की बात कर रहे हैं जहां पे सब क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। और क्राइम की बात भी अगर मैं करूं तो उत्तर प्रदेश में 114 क्रिमिनल जो है विधायक बैठे हुए हैं। हमने उत्तर प्रदेश का हाल जो देखा है कि 45% क्राइम बढ़ गया है। पूरे देश में इस वक्त हालात ये हैं कि 91 जो है केसेस रेप के रजिस्टर होते हैं, वो भी एक दिन में। कितनी शर्मनाक बात है ये। और मगर भारतीय जनता पार्टी इन किसी भी आंकड़ों से खान साहब, अगर ये सारी चीजें 2014 से चली आ रही हैं तो एक बार फिर से इन्हें इतना भारी बहुमत कैसे मिल गया? सवाल तो ये भी पैदा होता है कि फिर अचानक से क्या हो गया कि एक बार फिर से जनता इन्हें सत्ता में बिठा दिया इन्हें। देखिए, सत्ता में कहां बिठा दिया? आप अगर लोकसभा की बात करेंगे तो वो झूठ के ऊपर अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन, हम ये क्यों भूल रहे हैं 15-15 लाख रुपए जो इस सरकार ने वादा किए थे हर किसी को। जनता ने एक भरोसा फिर जो उन पे किया लोकसभा के लिए। और बाकी अगर आप राज्यसभा की बात करेंगी, आपको मैं ट्रैक जो है 2.5 साल का अगर आप ट्रैक देखेंगे, 2.5-3 साल का, तो हर राज्य जो है ये हारते आ रहे हैं। गठबंधन करके सपोर्ट जरूर ये जो है वहां पे कर लेते हैं, सरकार तोड़ के जो है या वहां सरकार बनाने का जरूर काम करते हैं, मगर अभी तक इन 2.5-3 साल में इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में नहीं जीती। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, संदीप जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। संदीप जी, देखिए, ये जो अदानी अंबानी की बात करते हैं, अब इन्हें कौन बताए कि पंजाब के जितने भी वेयर हाउस हैं वो अभी कुछ साल पहले ही अमरिंदर सिंह जी ने, जो इनके खुद के CM हैं, उन्होंने अदानी को दिए हैं। अभी हमें बता दें भाई, कौन सा अदानी से कमीशन खा लिया अमरिंदर सिंह ने या सोनिया गांधी जी ने, जो पूरे वेयर हाउस अदानी को दे दिए। तो ये सिर्फ हास्यास्पद बातें करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग इन्हें कुछ पता नहीं होती रियलिटी क्या है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जनता के सामने आज डिफीट खा रहे हैं। जनता के दुख दर्द में इन्हें शामिल होना नहीं है, जनता के बेसिक मुद्दों की बात इन्हें करनी नहीं है। हमें सैफ खान जी बता दें कितने गरीबों के अकाउंट खोल दिए थे आपने 70 साल में?
कितने गरीबों के घर में आपने गैस चूल्हे पहुंचा दिए थे 70 साल में? कितने गरीबों के आवास बना दिए थे आपने 70 साल में? आज कम से कम गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप हमेशा हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि हम सत्ता में बने रहेंगे। ऐसा संभव नहीं है। इस देश के लोग अब विकास चाहते हैं, इस देश के लोग विनाश नहीं चाहते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और उन्हें सपोर्ट कर रही है। बाकी कांग्रेस को पास चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। इन्हें भी पता है कि इनके नेता राहुल गांधी और ये गांधी परिवार कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूर्ण रूप से खत्म करके ही मानेगा, और न एक से एक अच्छे लीडर थे कांग्रेस में राहुल गांधी। संदीप जी और सैफ खान साहब, मैं तो यही कहना चाहूंगी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन देश बना रहना चाहिए, और वाकई में देश बना रहना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चीनी राजदूत हाउ यांकी के बल पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने इशारों पर नचाने वाले ड्रैगन को इस हिमालयी देश में जोरदार झटका लगा है। भारत और अमेरिका का साथ पाकर पीएम केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करके ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की थी। अब इस जोरदार पलटवार से घबराया चीन अपने उप मंत्री के नेतृत्व में आज 4 चीनी नेताओं को आनन फानन में नेपाल भेज रहा है। माना जा रहा है कि चीन भारत अमेरिका के करीब आए नेपाल को अपने हाथ से फिसलता देखकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों ही धड़ों के नेताओं पीएम ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड को मनाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहा है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक गत महीने में जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में तनाव अपने चरम पर था, उस समय चीनी राजदूत हाओ यांकी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों ही पक्षों में शांति बनाने का प्रयास किया। चीनी राजदूत की यह
सफलता अल्पकालिक रही और जुलाई में एक बार फिर से दोनों ही धड़ों के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया। यह विवाद एक बार फिर सुलझ गया। इसके बाद गत रविवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले ने न केवल चीनी राजदूत बल्कि पेइचिंग में बैठे उनके आकाओं को हक्का बक्का कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल को लेकर चीन को अपनी सुरक्षा की चिंता है और इसी वजह से वह चाहता है कि देश में राजनीतिक स्थिरता रहे और स्थायी सरकार बनी रहे। और इस मसले पर चर्चा के लिए विदेशी मामलों के जानकार महमूद आलम साहब इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, नेपाल में इस समय जो राजनीतिक उठापटक का दौर चल रहा है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक उठापटक का दौर वहाँ पे काफी दिनों से चल रहा है और चाइना बार बार मध्यस्थता करता रहता है। वो ये चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे ना टूटे, लेकिन जिस तरीके से ओली का जो है खुद ब खुद उनकी पार्टी में ही जो है काफी अपोजिशन है। लेकिन उन्होंने अभी भी देखिए चाइना ने क्या किया है कि जैसे ये देखा इन्होंने ओली ने वहाँ का पार्लियामेंट को भंग किया तो उन्होंने फौरन जो है अपने उच्च जो लीडर्स हैं, वहाँ के ऑफिशियल जो हैं, उनको चाइना भेजा। चाइना ने उनको वहाँ पे नेपाल में भेजा। वजह ये है कि चाइना जो है उसके अपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं नेपाल में और वो ये चाहता है कि किसी सूरत से नेपाल को पूरी तरीके से अंडर अपने ग्रिप में ले ले। क्योंकि देखिए मालूम आप ये देखिए हमारे 50 साल से करीब जो है हमारे नेपाल से बहुत अच्छे संबंध थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर बीच में चाइना ये जब से ये यहाँ पे जो है आपका कम्युनिस्ट हुकूमत आई, हल्के हल्के जो है वो चाइना की तरफ होते चले गए। अब चाइना के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ पे और वो ये चाहते हैं किसी न किसी सूरत से कि यहाँ पे जो है इसमें कम्युनिस्ट पार्टी में आपस में जो है किसी सूरत से जो है टूट फूट ना हो, क्योंकि उनको वो अपना वहाँ पे एक तरीके से वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट भी काफी हो रहा है और वो एक तरीके से जो उनका अपनी एक रणनीति है कि भारत को किसी तरफ से चारों तरफ से घेरना है, उसका भी एक ये इनका प्लान हो सकता है जो इतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है ये नेपाल के अंदरूनी मामलात में ले रहा है चाइना। देखिए आलम साहब, लेकिन अब ये बड़ी बात कही जा रही है और ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है कि ओली को दरकिनार कर अब प्रचंड को सत्ता दिलाने की तैयारी है और चीन इसके लिए पूरी दखलंदाजी कर रहा है। आज अपना एक उच्च प्रतिनिधिमंडल भी चीन की तरफ से काठमांडू भेजा गया है। क्या इसमें चीन सफल हो पाएगा? और अगर दहल को सत्ता दिलाने की तैयारी है तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? अगर दहल सत्ता में आते हैं तो क्या चीन की बल्ले बल्ले हो जाएगी? देखिए, चाइना तो सिर्फ ये चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि वहाँ पे ओली हो, प्रचंड हो, कोई भी हो। उनका तो सिर्फ एक मकसद है, वो किसी सूरत से जो है उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं, जो उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो किसी तरीके से बरकरार रहे हैं। वहाँ उनके लिए ये मानी नहीं रखता है कि ओली हो या XYZ और कोई हो। उनके लिए मेन चीज ये है कि जो चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं उनको कौन सेफगार्ड करेगा, उन्हें सिर्फ इससे मतलब है और उसके लिए वो कोई भी किसी की भी देखिए किसी की भी कभी भी कुर्बानी दे सकते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं है। उनके लिए मेन चीज है कि बस उनके जो हित हैं उनकी रक्षा होती रहे। ठीक है, और इसमें चीन कितना कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से अचानक से संसद भंग की गई नेपाल की, क्या उससे झटका लगा है चीन को? क्योंकि इसकी अपेक्षा तो चीन ने भी नहीं की होगी कि इस तरह से बीच में ही संसद को भंग कर दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो जो भी ग्रुप है वो दोनों के चाइना उन दोनों से ही काफी करीब है और अपने इंटरेस्ट के लिए वो किसी भी हद तक भी जा सकता है और जो भी जिस ग्रुप की भी जो भी डिमांड्स होंगी वो उनकी पूरी कर सकता है और करवा सकता है, क्योंकि वो ये मौका नहीं कभी भी हाथ से गंवाना चाहेगा और वो कभी भी जो है नेपाल को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहेगा। इस वजह से वो किसी भी एक्सटेंट पे जा सकते हैं। लेकिन उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये है कि उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है उनकी रक्षा होती रहे वहाँ पे। ठीक है सर, और नेपाल में जिस तरह से ये सियासी घमासान मचा हुआ है, इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, हर जगह पॉलिटिक्स में तो यही होता है। देखिए, अपनी ईगो होती है और अपनी जो है लोगों की अपनी पावर हंग्री होते हैं और हर इंसान ये चाहता है कि स्लाइस ऑफ केक जो है उसको मिले। तो अब उनमें आपस में मनमुटाव है, किन बातों पे मनमुटाव है
ये तो इसके बारे में तो ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि ये हमारे लिए भी देखिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर नेपाल में अस्थिरता होती है तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि नेपाल में स्थिरता रहे और हमारे लिए जैसे हमारे पहले संबंध थे, और हम तो ये भी चाहेंगे कि नेपाल की जो उनकी लीडरशिप है वो इस बात को समझे कि इंडिया जो काम करता है वो निस्वार्थ के काम करता है। आज तक जो है हम जो है नेपाल के डेवलपमेंट में जो काम कर रहे थे निस्वार्थ काम कर रहे थे। हम चाइना की तरह नहीं है। चाइना जो भी काम करता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो अभी वर्तमान में आप किस तरह से भारत और नेपाल के संबंध देख रहे हैं? जबकि नेपाल जब हमारे देश के उच्च अधिकारी गए थे तो उसके बाद से ओली के भी सुर काफी बदल गए थे। तो अभी जो वर्तमान में हम दोनों देशों के बीच में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या दोस्ती की तरफ एक बार फिर से बढ़ रहे हैं? ये बात दरअसल ये है कि जो समझदार लोग हैं नेपाल में वो तो ये चाहेंगे, उन्हें मालूम है अच्छे तरीके से कि इंडिया ही के साथ उनके जो हैं अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन अब वो चाइना जो है ये कभी नहीं चाहेगा, और चाइना पूरी अपनी सी कोशिश करेगा कि इंडिया से जो है उसके नेपाल के ताल्लुकात अच्छे ना हो। और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि वो एकदम से उन्होंने जो है अपना इतना उच्च स्तरीय मंडल वो वहाँ पे डेलीगेशन भेजा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है जो उसमें मनमुटाव है उसको रिजॉल्व किया जा सके। और वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को जो है सेफगार्ड करने की कोशिश है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि चीन में अभी भी सियासी घमासान चल रहा है और इस बीच माफ कीजिएगा, नेपाल में इस समय सियासी घमासान चल रहा है और चीन ने अब अपना एक उच्च प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजा है ताकि वहां जाकर जो अस्थिरता इस समय चल रही है उस अस्थिरता को कम करने की कोशिश की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चीन की आखिर मंशा क्या है, क्यों वो इस मामले में भी इतनी दखल अंदाजी कर रहा है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्र के लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करते करते किसानों को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से कई बार कोशिश भी की गई है, लेकिन अब किसान संगठनों ने एक बार फिर से सरकार से बातचीत शुरू करने का फैसला कर लिया है और इसके तहत 29 दिसंबर सुबह 11 बजे बैठक के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। लेकिन किसान अब कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़ गए हैं। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो बातचीत के बाद अपना प्रदर्शन जारी रखने के लिए भी किसानों ने अपनी योजना बना ली है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो वे 30 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने यह घोषणा की है कि 30 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान किसान सिंघू से टिकरी होते हुए शाहजहां बॉर्डर तक जाएंगे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के टोल प्लाजा भी स्थायी रूप से खुले रहेंगे। उधर किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सरकार के साथ बातचीत का एजेंडा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 तारीख तक की योजना किसानों ने बना ली है। डॉक्टर दर्शन पाल के मुताबिक दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान आज और कल यानी कि 27 और 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटे का शहीदी दिवस मनाएंगे। इसके बाद 29 दिसंबर को किसान 11 बजे सरकार से बातचीत करने के लिए जाएंगे। अगर यह बैठक भी बेनतीजा रही तो 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर से सिंघू से लेकर टिकरी और शाहजहांपुर तक अपना मार्च करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़े हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार 1 महीने का समय हो चुका है और कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो अभी तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि कृषि कानून, तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और जो एमएसपी को लेकर गारंटी लिखित दिया जाए, मगर कहीं ना कहीं अभी भी सरकार किसानों की बातों को नहीं मान रही है, मगर हाँ अपने फायदे जरूर गिना रही है। जिस तरीके से कुछ किसान संगठनों ने वो फायदा भी माना है और कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से अभी भी सरकार कहीं ना कहीं किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर जिस तरीके से बातचीतों का कैसे विषय था वो कहीं ना कहीं विफल रहा है। कहीं ना कहीं जो 6 दौर की बात हुई है वो विफल रही है। और अब किसानों की तरफ से भी एक प्रस्ताव दिया गया कि हम 29 तारीख को 11 बजे आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, मगर देखना होगा कि गारंटी जो उसमें मांगी जा रही है, यानी एमएसपी को लेकर जो गारंटी लिखित में मांगी जा रही है,
क्या वो मिल पाएगी, या फिर जो तीनों ही कानून है कृषि कानून क्या वो वापस हो पाएंगे? अगर वो नहीं होते हैं, यानी कि कल की जो बैठक होगी अगर वो भी विफल रहती है, तो कहीं ना कहीं रणनीति फिर पहले से तैयार है किसानों की, और कहीं ना कहीं 30 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा वो कहीं ना कहीं बड़ा कह सकते हैं कदम हो सकता है। यहाँ तक कि जो पंजाब के बाद हरियाणा के अंदर भी टोल फ्री करने की बात की गई है, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा कदम हो सकता है। मगर सरकार को ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है किसानों के द्वारा, और किसान लगातार प्रेशर बढ़ाते भी जा रहे हैं, और सरकार को प्रेशर महसूस भी हो रहा है। मगर फिर भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था पहले भी और अब भी स्पष्ट कर रही है कि तीनों ही कृषि कानून वापस नहीं होंगे। जी लेकिन राजीव, जब सरकार की तरफ से ये क्लियर कह दिया गया है कि किसी भी सूरत में हम कृषि कानूनों को वापस नहीं करेंगे, और किसान भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं आपको तो कृषि कानून वापस करने ही पड़ेंगे, तो ऐसे में भले ही बातचीत के लिए एक डेट जो है इन्होंने तय कर ली हो, लेकिन दिख रहा है कि नतीजा तो कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार किसान भी कह रहे हैं कि तीनों किसी कृषि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर लिखित में कह सकते गारंटी लिखित में नहीं दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं ये बड़े दो मुद्दे हैं, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर ही विवाद किसानों को और सरकार के बीच में जो विवाद बना हुआ वो यही दो मुद्दे सबसे बड़ा मेन है, कारण है। मगर बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था, चाहे मन की बात के द्वारा प्रधानमंत्री जी मोदी ने कहा हो, चाहे अमित शाह के द्वारा रैली के द्वारा किया हो या बैठक के द्वारा किया हो, तमाम के अंदर साफ कर दिया गया है कि कृषि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी, बल्कि किसानों को इससे फायदा है। मगर सरकार अभी भी किसानों के बीच में नहीं जा रही है, और किसानों की तरफ से जो पहल की गई है, कल देखना होगा किस तरीके की ये बैठक है, यानी कि जो 11 बजे बैठक है वो लगभग ये कह सकते हैं कि वो बेनतीजा होगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, मगर किसान है कि कृषि कानून को वापस कराने के पक्ष में बैठी हुई है। कहीं ना कहीं देखना होगा कल की जो बैठक है वो कहाँ जाती है। जी बिल्कुल, और अब ये भी बात कही जा रही है कि किसान अब ट्रैक्टर मार्च का भी आयोजन करेंगे। राजीव, नई जानकारी क्या कुछ मिल रही है, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच कर रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें, जो किसानों के लिए किसानों का जो जत्था है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं पर आता जा रहा है। चाहे इसमें हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें या और राज्यों की बात करें, तमाम राज्यों से किसान जो है अभी तक कूच कर रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की सीमाओं पर लगभग और ज्यादा स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, और यहाँ तक रोज कह सकते हैं पुलिस जवानों को लगाया जा रहा है और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मगर अभी तक कहीं ना कहीं किसानों को कंट्रोल करने की जो बात है वो दिल्ली पुलिस के हाथ से निकलती चली जा रही है, और सरकार को भी पता है कि दिल्ली पुलिस कितनी कंट्रोल कर पाती है। मगर कहीं ना कहीं जो कहते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। रोज लगभग कह सकते हैं 500 से 1000 के करीब रोज किसान आते हैं, और उसके अंदर रोज आंकड़ा बढ़ता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएगी। मगर भाई एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसानों ने कह दिया कि अगर 29 तारीख यानी कि कल जो 11 बजे की बैठक है, अगर वो भी विफल रही, तो कहीं ना कहीं जो 30 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा वो कहीं ना कहीं बड़ी कह सकते हैं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पूरे राज्यों के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर इस तरीके की जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर सकता है। मगर सरकार है कि पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर सीधा सीधा किसानों का जो प्रेशर है वो कृषि कानून को वापस कराने के लिए है। और उसका कहीं नहीं जो समर्थन दे रहे हैं, यानी कि जो विपक्षी दल जितने भी हैं या विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे कांग्रेस का नाम लें या आम आदमी पार्टी का नाम लें या फिर किसी और पार्टी का नाम लें, तमाम समर्थन किसानों को मिलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, 29 तारीख को बैठक जो है आयोजित की जानी है। राजीव, जानकारी मिल पाई है कि इस बैठक में कौन शामिल होगा? कृषि मंत्री के अलावा क्या कोई और मंत्री हैं जो इस बैठक में रहने वाले हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किसान फिर भी राजनाथ सिंह पर थोड़ा बहुत भरोसा जता रहे हैं, इसके अलावा उन्हें और कोई समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले जो बैठक हुई थी उसमें क्या अमित शाह भी शामिल हो चुके हैं, यहाँ तक कृषि मंत्री भी शामिल हो चुके हैं, पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री वो भी शामिल हो चुके हैं, यहाँ तक कि और जो बड़े नेता थे वो भी शामिल हो चुके हैं। मगर राजनाथ सिंह से अभी तक उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी पूरे कर सकते हैं। मगर अभी तक कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनाथ सिंह जी जो का रोल जो है वो नहीं इतना सामने निकल के आया, क्योंकि सरकार की किसानों की जो उम्मीद है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं सरकार ने
पहले ही स्पष्ट कर दिया, अमित शाह के द्वारा भी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी, कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर कल की जो बैठक है वो सबको पता है कि लगभग बेनतीजा रहने वाला है, क्योंकि किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तीनों ही कृषि कानून वापस नहीं होंगे। जो संशोधन की बात है यानी कि एमएसपी को लेकर, उसमें भी सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल, अभी तो यही दिख रहा है हाल फिलहाल में राजीव की ये बैठक जो है किसी नतीजे पर शायद ही पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच 29 तारीख को एक बार फिर से बैठक का आयोजन किया जाएगा। देखने वाली बात यही रहेगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आ पाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं वही आपको पूरी तरह से पचे, उसी से शरीर में नया खून बने, उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था वही भोजन आपके ऊपर असर करना शुरू कर दे। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाओगे वही आपके ऊपर लगेगा। सही मायने में आपका पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर एनर्जी बने, ताकत बढ़े, नया खून बने, शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बॉडी मजबूत बने। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसलिए इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ कमजोर सेहत होने की वजह से शर्मिंदगी का सामना करते हुए देखा है।
चार दोस्तों में खड़े होते हैं तो फीके पड़ जाते हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती, शादी ब्याह यारों दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाए तो पहले ही अंदर से झिझक महसूस होती है कि कहीं सामने वाला मुझे देखकर ही रिजेक्ट ना कर दे। और इसी प्रकार लड़कियां अगर ज्यादा दुबली पतली हों तो वो आकर्षक नहीं लगती, भरा हुआ बदन ना हो तो कपड़े पूरे नहीं जचते, और कई बार तो ज्यादा दुबली पतली लड़की हो तो लोग उससे शादी करने को भी कतराते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि इसका असर हमारी आने वाली औलादों पर पड़े।